जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 23 जुलाई 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के पहले एआई मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा कनिष्क नारायण को। तो जो कनिष्क नारायण है वो ब्रिटेन के पहले एआई मंत्री बने हैं। और कनिष्क नारायण जो हैं ये भारतीय मूल के हैं, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। तो ब्रिटेन में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक अलग मंत्री पद का गठन किया गया है, जिसके पहले मंत्री बने हैं कनिष्क नारायण। कनिष्क नारायण की अगर हम बात करें तो वो मुजफ्फरपुर बिहार से संबंधित हैं। 12 साल की आयु में वो परिवार के साथ वेल्स चले गए थे और 2024 में वेल्स के पहले अल्पसंख्यक सांसद भी बने थे। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आप उनके बारे में नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं एआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो भारत का पहला सरकारी एआई विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? बेंगलुरु, कर्नाटक में। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में, जिसकी थीम क्या थी? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। भारत का पहला समर्पित एआई मंत्रालय किसने बनाया है? केरल सरकार ने। भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में। स्वदेशी वीडियो जनरेशन एआई मॉडल कौन बना है? वार्या। एआई शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? जॉन मैकार्थी ने। और विश्व के पहले एआई मंत्री की नियुक्ति अल्बानिया देश में हुई थी। 15 साल से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर किस देश की संसद ने बैन लगाने को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस में अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो वहाँ की पार्लियामेंट है उसने एक ऐसे कानून को अप्रूव किया है, मंजूरी दी है कि जो 15 साल से कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया को बैन किया जाए। ठीक है, तो 1 सितंबर 2026 से 15 साल की कम आयु के बच्चों के लिए नए सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बनाए जा सकेंगे। और जनवरी 2027 से 15 साल से कम आयु के बच्चों के सभी मौजूदा सोशल मीडिया अकाउंट भी प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जो बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य है वो बना रहे, इसके अलावा साइबर बुलिंग और ऑनलाइन लत जो है उससे सुरक्षा प्रदान की जाए। आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया वो पहला ऐसा देश है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया था। अब मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, फ्रांस, नॉर्वे, स्पेन, पोलैंड, इन सभी देशों में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन हो चुका है। याद रखिएगा, कुछ समय पहले यूएई में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये दोस्तों थाने क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य मुंबई में स्थापित किया गया है। ठीक है, जिसे भांडुप वर्ल्ड पार्क भी बोला जाता है। तो इसमें 1.5 किलोमीटर का जो क्षेत्र होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निगरानी में होगा। और इस पार्क का या इस अभ्यारण्य का जो कुल क्षेत्रफल है वो 20 हेक्टेयर के आसपास है, जिसमें से 1.5 किलोमीटर का जो क्षेत्र होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसकी निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से की जाएगी। इसका उद्देश्य है पक्षियों की वैज्ञानिक निगरानी करना और उनका संरक्षण करना। जो थाने क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य है ये मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी विशेषता ये है कि ये महाराष्ट्र का दूसरा रामसर स्थल है। दोस्तों, यहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य की बात हुई है तो भारत के कुछ इंपॉर्टेंट पक्षी अभ्यारण्य देखते हैं। तो केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य जो है या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भरतपुर राजस्थान में है। और रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में, कुमारकम पक्षी अभ्यारण्य वेम्बनाड झील केरल में, और थाटेक्कड़ पक्षी अभ्यारण्य है एर्नाकुलम जिला केरल में, और वेदांत तंगल पक्षी अभ्यारण्य है कांचीपुरम जिला तमिलनाडु में। चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य है चिल्का झील ओडिशा में। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है गुरुग्राम हरियाणा में। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है अहमदाबाद जिला गुजरात में। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है गोवा में। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट करिएगा। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस संस्थान में की गई है?
तो आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। तो दोस्तों IIT कानपुर में ग्रीन हाइड्रोजन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है और ये उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना, उसको स्टोरेज करना और उसके उपयोग और उसकी प्रणाली एकीकरण से संबंधित तकनीकों का विकास करना। यहाँ पर बात हुई है ग्रीन हाइड्रोजन की। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? तो नवीकरणीय ऊर्जा, चाहे सौर ऊर्जा हो चाहे पवन ऊर्जा हो, इससे प्राप्त बिजली द्वारा जल के विद्युत अपघटन से उत्पादित हाइड्रोजन। यानी दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा से जो बिजली का उत्पादन होता है, उसके बाद उस बिजली से जल का अपघटन कराया जाता है, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग अलग हो जाती है। तो जो हाइड्रोजन गैस मिलती है उसे ग्रीन हाइड्रोजन बोला जाता है। इसके उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है और इसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में जींद और सोनीपत के बीच उत्तर रेलवे के 89 किलोमीटर लंबे खंड पर चलाई गई है हाल ही में। अडानी समूह ने गुजरात के कच्छ में देश का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन पायलट संयंत्र शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश ने उत्तर भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सुविधा शुरू की है और अमारा राजा इंफ्रा ने लेह में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है, यूसीसी विधेयक 2026 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा के द्वारा हाल ही में यूसीसी बिल को पारित किया गया है, पास किया गया है। कब किया गया है? 21 जुलाई 2026 को। इस प्रकार से जो मध्य प्रदेश है वो उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद चौथा ऐसा राज्य बन गया है जिसने यूसीसी विधेयक को पारित किया है। अब विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और मंजूरी मिलने के बाद मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। दोस्तों ये जो विधेयक लाया गया है उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे अब मध्य प्रदेश में लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा, तलाक के लिए सभी नागरिकों पर समान कानूनी प्रक्रिया लागू होगी और बहु विवाह पर प्रतिबंध होगा, यानी कि जो पॉलीगैमी है इसको बैन किया जाएगा। निकाह हलाला को अपराध घोषित किया गया है। बेटी एवं बेटा को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैविक एवं गोद लिए गए यानी एडॉप्टेड बच्चों को समान संपत्ति अधिकार दिए गए हैं, यानी जिस प्रकार से बायोलॉजिकल या फिर एडॉप्टेड बच्चा होगा उसको बराबर अधिकार प्रदान किए गए हैं। आदिवासी समुदायों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है, यानी आदिवासियों पर यह विधेयक लागू नहीं होगा। यूसीसी की बात करें तो इसे समान नागरिक संहिता बोला जाता है और इसमें सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने, भरण पोषण जैसे जो व्यक्तिगत मामले हैं इनके जो कानून है वो सभी के लिए एक समान हो जाते हैं। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के। अगला क्वेश्चन है, पहली बार प्रत्यक्ष वाणिज्यिक मालगाड़ी भारत के किस बंदरगाह से नेपाल के विराटनगर कस्टम्स यार्ड पहुंची है? आंसर हो जाएगा इसका कोलकाता बंदरगाह, यानी कोलकाता बंदरगाह से एक मालगाड़ी जो है वो नेपाल के कहां तक पहुंची है? विराटनगर कस्टम्स यार्ड तक पहुंची है। ठीक है, और ये पहली बार है जब प्रत्यक्ष वाणिज्यिक मालगाड़ी कोलकाता से वो नेपाल तक पहुंची है। ठीक है, इसका जो मार्ग रहा है वो कोलकाता बंदरगाह से विराटनगर कस्टम्स यार्ड नेपाल तक रहा है। तो इसका महत्व ये है कि ये भारत नेपाल के बीच प्रत्यक्ष रेल व्यापार की शुरुआत है। माल ढुलाई के समय और लागत की इसमें बचत होगी और पूर्वी नेपाल और उद्योगों और व्यापारियों को इसका सीधा लाभ होगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो भारतीय रेलवे ने महिला कर्मचारियों के लिए हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो साइन ऐप लॉन्च किया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन। भारत की पहली यात्री ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी 1853 में। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन बॉम्बे वीटी से कुर्ला हार्बर तक चली थी 1925 में। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन नई दिल्ली से हावड़ा चली थी 1969 में। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता मेट्रो है, 1984 में चली थी।
भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी 2019 में। भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चली है। गुवाहाटी मतलब कामाख्या के बीच में चली है। और पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा गुवाहाटी के बीच चली है 2026 में। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक ही हैं, ठीक है। और पहली बार वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण हाल ही में चाइना के द्वारा किया गया है। भारत का पहला यूपीआई लिंक्ड मील कार्ड किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो एनकैश ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों, एनकैश द्वारा भारत के कर्मचारियों के लिए खर्च मैनेजमेंट को आसान बनाने के लिए यूपीआई से जुड़ा पहला मील कार्ड लॉन्च किया है। यह कार्ड कर्मचारियों को भोजन और उससे संबंधित जो खर्चे हैं उसके डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य है कर्मचारियों के भोजन के खर्च को सरल और पारदर्शी बनाना है। इसमें किसी भी यूपीआई ऐप से क्यूआर कोड स्कैन कर भुगतान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिशन गोल्डन स्पाइस किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये मेघालय राज्य में शुरू किया गया है। तो केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेघालय में मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ किया है, जिसकी लागत 175 करोड़ रुपए के आसपास है। और इस मिशन के तहत जीआई टैग प्राप्त जो लाका डोंग हल्दी है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। तो मेघालय राज्य में एक हल्दी है जिसका नाम है लाका डोंग हल्दी, उसको जीआई टैग प्राप्त है। तो इसी के बढ़ावा देने के लिए मिशन गोल्डन स्पाइस नामक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? मिशन गोल्डन स्पाइस किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये मेघालय राज्य में शुरू किया गया है। इसको शुरू किसने किया है? तो केंद्रीय संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, ठीक है। इस मिशन की जो लागत है वो है 175 करोड़ रुपए के आसपास। और ये जो मिशन शुरू किया गया है इसका उद्देश्य ये है कि जो मेघालय की जीआई टैग प्राप्त लाका डोंग हल्दी है उसको बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि लाका डोंग हल्दी जो है ये मेघालय राज्य से संबंधित है और इसे जीआई टैग भी प्राप्त है। और इसको बढ़ावा देने के लिए हाल ही में मिशन गोल्डन स्पाइस शुरू किया गया है। दोस्तों, लाका डोंग हल्दी की बात करें तो ये मेघालय राज्य की वेस्ट जयंतिया हिल्स में पाई जाती है, वहां पर इसका उत्पादन होता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें अत्यधिक करक्यूमिन की मात्रा है जो सामान्य हल्दी से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हो चुके हैं और ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसकी शुरुआत हुई है और 23 जुलाई से 2 अगस्त तक इनका आयोजन होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के द्वारा इनका आयोजन किया जा रहा है। भारत की ध्वजवाहक कौन बनी है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में? मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन। इसमें विशेष खेल नेटबॉल और लॉन वॉल्स स्क्वैश ये सभी खेल शामिल किए गए हैं। 74 देशों के लगभग 3000 एथलीट इसमें शामिल हो रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो 1930 में हैमिल्टन कनाडा से हुई थी। पहले इन्हें ब्रिटिश एम्पायर गेम्स बोला जाता था। हर 4 साल में इनका आयोजन होता है। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के द्वारा इनका आयोजन किया जाता है। दोस्तों, जो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किए गए थे। 2026 वाले ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किए जा रहे हैं। अब अगले यानी 2030 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये अहमदाबाद भारत में आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले भारत में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये 2010 में आयोजित किए गए थे दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। तो 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने मुंबई से संगठित रेडियो प्रसारण शुरू किया था। इसलिए इस दिन को याद करने के लिए भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। अब 1930 में सरकार ने रेडियो सेवा को अपने नियंत्रण में लिया और इसे इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस नाम दिया। फिर 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। फिर 1956 में ऑल इंडिया रेडियो ने आकाशवाणी नाम अपनाया, यानी ऑल इंडिया रेडियो का नाम क्या हो गया? आकाशवाणी 1956 में। फिर विविध भारती 1957 में शुरू हुई जिसने हिंदी फिल्म संगीत को
घर घर तक पहुंचाया था। याद रखना है कि 23 जुलाई को महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक की जयंती भी मनाई जाती है। दोस्तों, अगर हम चंद्रशेखर आजाद जी की बात करें तो 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ था भाभरा गांव, अलीराजपुर, मध्य प्रदेश में। हालांकि जब इनका जन्म हुआ था, ये जो भाभरा गांव है ये झाबुआ के अंतर्गत आता था। और इनके योगदान की बात करें तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे हसरा बोला जाता था, उसके ये प्रमुख नेता थे। काकोरी कांड 1925 में इनकी भागीदारी थी और इनका जो बलिदान हुआ था ये 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुआ था। वहाँ पर वो शहीद हुए थे। अब हालांकि अल्फ्रेड पार्क जो है वो चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। इनके द्वारा केसरी जो कि मराठी पत्र है और मराठा जो कि अंग्रेजी समाचार पत्र है, उसके माध्यम से इन्होंने जन जागरण शुरू किया था। इनका निधन 1 अगस्त 1920 को मुंबई में हुआ था। ये किस जेल में रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान? मांडले जेल, बर्मा में। और इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के लूसेंट और अर्जुन जी फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी PDF और ई-बुक और कॉम्बो पैक आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिल जाएंगे, इनको प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको टेस्ट भी यहाँ पर मिल जाएंगे। ई-बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, इन सभी के जो ई-बुक हैं वो मिल जाएगी। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। ब्रिटेन के नए PM कौन बने हैं? एंडी वर्नहैम। मिसेज इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? आकांक्षा चौधरी। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 किसे मिला है? अजीत डोभाल। अमूल की एकीकृत डेयरी परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही? पश्चिम बंगाल। हाल ही में इकोवास के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वसिरो डियोमाय फाय। और ऑपरेशन जल राहत किस राज्य में चलाया गया है? असम में। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी कार्यों में बंगाली भाषा को अनिवार्य किया है? पश्चिम बंगाल। ब्रिक्स भूस्थानिक प्रौद्योगिकी कार्य समूह की 5वीं बैठक का आयोजन किस संस्थान में किया गया? IIT तिरुपति। भारत की पहली 100 मेगावाट ओवर वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? खाबड़ा सोलर पार्क, गुजरात में। और पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी ज्ञात गोलाकार ग्रेनाइट चट्टान की खोज किस राज्य में हुई है? मध्य प्रदेश। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था अजीत डोभाल। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, UCC विधेयक 2026 किस राज्य की विधानसभा के द्वारा हाल ही में पारित किया गया है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और इसके अलावा UCC के बारे में आप क्या जानते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। और ई-बुक वाले सेक्शन पर ऐप पर जाकर के ई-बुक प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी ई-बुक और स्टडी कर के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी हमें फॉलो कर लीजिएगा।